एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार और सलाम। कमाल की बात में आपको वेलकम, खुशामदीद, स्वागतम। दोस्तों, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप जानते हैं, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उससे ऊपर कोई और अदालत है ही नहीं। हालांकि ये अदालत जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आम आदमी की तो बात छोड़िए, मिडिल क्लास के लोग भी अपना कोई केस लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत कर नहीं सकते। इतना खर्चीला मामला, बड़े बड़े वकील, उनकी बड़ी बड़ी फीसें, फिर जो मुकदमे के सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कागज़ात जमा किए जाते हैं, उन सब पे हज़ारों रुपया खर्च होता है। तो कॉमन मैन की वो पहुंच से बाहर है। मिडिल क्लास के लोग भी उसको आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हिंदुस्तान के कॉमन मैन, हिंदुस्तान की जो आम आदमी है, जनता है, उसके दिमाग में ये बात बसी हुई थी कि और कहीं से इंसाफ मिले या ना मिले, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिले। हालांकि ऐसा है कि ये भी देखने में आया है कि जब सरकारों का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा हिला हुआ नज़र आता है। तो अब से नहीं, पहले से ही, इंदिरा गांधी के ज़माने से, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। इस तरह के वाक़यात होते रहे एक आध। लेकिन इसके बावजूद ये था कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ बहरहाल मिलता है लोगों को। क्या ये जो जनता के दिमाग में बात बैठी हुई थी, क्या जनता अब भी वही समझती? मेरे ख्याल में अगर ये लोगों से पूछा जाए तो इस पर सहमत नहीं होगी, इस पर इत्तेफाक राय नहीं होगा, इस पर सब एग्री नहीं करेंगे। इसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हाल में, यानी 2-3-4 साल में मामला बहुत गड़बड़ा गए। मिसाल के तौर पर जैसे बाबरी मस्जिद के केस में जो फैसला हुआ, उसमें हिंदुस्तान में भी लोगों को पूरा इत्मीनान नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर भी नहीं था। उसके बाद जिस तरीके से रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का मामला है, बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला उन्हीं की बेंच में, वही हेड कर रहे थे बेंच को। उसके अलावा राफेल की बेंच को भी वही हेड कर रहे थे, उसके भी फैसले के बारे में लोगों को इत्मीनान नहीं था। उसके बाद जिस तरीके से रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, उस पर भी बड़े सवाल उठे। तो ये मामला अब कुछ गड़बड़ा गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अब हिंदुस्तान से बाहर भी कही जाने लगी। लंदन इकोनॉमिस्ट वीकली मैगजीन जो है, उसने अपने लेटेस्ट इशू में हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कमेंट किया है। वो बहुत कुछ खुश करने वाला, बहुत कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। हिंदुस्तान में जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि एक पार्टी का रूल हो जाए, उसके ऊपर बात की है। और जिस तरीके से ये हुआ है कि जो पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज कर दिया गया, उसके ऊपर बात की। कांग्रेस जिस तरीके से कमज़ोर हुई है और उसकी वजह से बीजेपी को जो फ़ायदे हुए हैं, उसके ऊपर बात की है। और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात की, लेकिन एक बात को ख़ास तौर पर अहमियत दी, और वो सुप्रीम कोर्ट का मामला था। और उसमें भी उसने केस उठाया है अर्नब गोस्वामी का। उसने ये कहा कि अर्नब गोस्वामी को एक तो उन्होंने जर्नलिस्ट ही नहीं माना है, उन्होंने उनकी जर्नलिज्म को बहुत थर्ड रेट जर्नलिज्म कहा, और उसने कहा कि उनकी जर्नलिज्म का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति की की स्वतंत्रता और इजहार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनके सिलसिले में जिस तरीके से उनके केस में छुट्टी के दिन अदालत बुलाई गई और उसके बाद उनका केस सुना गया और उन्हें जमानत दी गई। उसके बाद दोबारा जब महाराष्ट्र में उनके खिलाफ केस हुआ तो उसके सिलसिले में भी वो अदालत गए
तो अदालत ने फौरन ही उनका केस ले लिया। इस बात पर खास तौर पर कमेंट किया गया कि ये क्यों किया गया। सैकड़ों हजारों केस पड़े हुए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट केस पड़े हुए हैं और उनकी सुनवाई नहीं, और अर्नब गोस्वामी का पहुंचते ही दूसरे दिन केस ले लिया गया और केस लेने के बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। तो ये सब सवाल अब हिंदुस्तान से बाहर उठ रहे हैं। लंदन इकोनॉमिस्ट ने ये सवाल उठाया और तकरीबन दुनिया की तमाम मीडिया में इसे कोट किया गया। अब ये कहा जाता है, हमारे यहाँ जब हमने कुछ लोगों से बात की कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, हिंदुस्तान का नाम बहुत ख़राब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का नाम ख़राब हो रहा है अर्नब गोस्वामी के केस में ख़ास तौर पर। तो कुछ लोगों ने ये कहा और हमने ये कहा कि भाई अगर अर्नब गोस्वामी हैं जर्नलिस्ट तो फिर गौतम नवलखा भी तो जर्नलिस्ट हैं, तो वो सादिक कप्पन भी तो जर्नलिस्ट हैं। उनके मामले में इतनी फुर्ती क्यों नहीं दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने? तो कुछ लोगों ने उसके जवाब में कहा था कि देखिए वो ऐसा है कि गौतम नवलखा और वो कप्पन के ऊपर जो है वो अभिव्यक्ति का या एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या प्रेस की जर्नलिज्म का केस नहीं है, उनके ऊपर तो सेडेशन के केस हैं, देशद्रोह के केस हैं। तो इसलिए उनके केस को अर्नब गोस्वामी के केस से मिलाया नहीं जा सकता। तो मैंने पूछा कि अर्नब गोस्वामी का जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में गया था वो भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम, प्रेस की आज़ादी, इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी तो केस ये था कि दो लोगों ने, एक माँ ने और एक बेटे ने, उनको अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया था लेटर लिख के। लेकिन जो कोर्ट का जजमेंट जो आया उसमें ये कहा गया कि प्रेस की फ्रीडम को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोर्ट ये समझे कि प्रेस की फ्रीडम को बचाना उसकी जिम्मेदारी, हम खुद प्रेस की फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन ये मामला तो कुछ और था। ये मामला तो ये था कि एक माँ ने और एक बेटे ने, जिनकी कंपनी थी इंटीरियर डेकोरेशन की, उन्होंने उनके ऑफिस का डेकोरेशन किया था और उन्होंने और उनके साथ दो और लोगों ने जो पैसा बनता था उनका वो नहीं दिया था। उन्होंने परेशान होकर खुदकुशी कर ली और अपने जो लेटर में लिखा ये कि खुदकुशी की वजह क्या है और खुदकुशी के जिम्मेदार कौन है, उन तीनों को अरेस्ट किया गया। तो बहरहाल इसका प्रेस फ्रीडम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस तरीके से ये हो रहा है कि हमारे जो एक इमेज बना हुआ था दुनिया में, वो तो खैर बहुत बुरी तरीके से यूं भी हर तरीके से चौपट हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये बातें जो हैं ये अब हिंदुस्तान के अंदर नहीं बाहर भी होने लगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता, वो तौहीन अदालत नहीं बनती, वो न्यायालय की अवमानना नहीं कहला सकती, क्योंकि फैसले के ऊपर आप राय दे सकते हैं। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर डायरेक्ट कमेंट किया जाए तो ज़रूर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो जैसे उन्होंने क्या किया कि प्रशांत भूषण के ट्वीट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना लिया, और अभी वो कुणाल कामरा के केस आया जिसने अर्नब गोस्वामी को जमानत दिए जाने के मामले को क्रिटिसाइज किया। हो सकता है कुछ हद से आगे बढ़ गया और उस पर भी कंटेम्प्ट का केस हुआ। लेकिन इससे ये मालूम होता है कि अब अदालत के फैसले जो हैं वो लोगों में चिमिंगुइयाँ पैदा कर रहे हैं, बहस पैदा कर रहे हैं। अब उनके ऊपर वो पूरा इत्मीनान नहीं है जो पहले हुआ करता था, और ये कोई बहुत अच्छी निशानी नहीं है। लंदन इकोनॉमिस्ट ने जो बात कही है बड़ा लंबा मजमून है, उसमें मोदी जी का भी बहुत जिक्र है कि जिस तरीके से वो सिंगल पार्टी सारे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी बनाना चाहते हैं जो कभी बन नहीं सकती, और जिस तरीके से CAA वगैरह पे उस भी इसका भी जिक्र है। यकीनन इसका भी जिक्र है कि दिल्ली में फरवरी में जो राइट्स हुए थे, उन राइट्स के सिलसिले में जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है वो वही थे जिन्होंने CAA की मुखालफत में प्रोटेस्ट किया था। एक भी वो आदमी बजरंग दल का, बीजेपी का या RSS का नहीं पकड़ा गया।
जैसे वो कपिल मिश्रा, जैसे वो प्रवेश वर्मा, किसी पे हाथ नहीं डाला गया। सारे उन लोगों पे हाथ डाला गया जो सीए के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे। और एक बात आपको और बताएं, एक बहुत बड़ी जो हमारे दुनिया में एक वो है न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स। तो वो रॉयटर्स जो है वो उसके करस्पॉन्डेंट और उसके फोटोग्राफर्स सारी दुनिया में फैले हुए हैं। वो हर साल के एंड में साल भर के जो वाक़यात होते हैं उसमें जो 100 बहुत मेमोरेबल यादगार वाक़े होते हैं उनकी तस्वीरें वो देते हैं। और उन तस्वीरों के नीचे कैप्शन होता है और फिर उसके बारे में बताया जाता है। इस बार जो उन्होंने 100 चुने हैं उनमें हिंदुस्तान के 2 तस्वीरें हैं, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली। एक वो जब शाहीन बाग का जब हो रहा था प्रोटेस्ट, तो आपको याद होगा कि एक लड़का आया था और पिस्तौल हाथ में लेके उसने गोली चलाई थी लोगों की तरफ और उसने कहा और कह रहा था ये लो आज़ादी, ये लो आज़ादी, और उसके पीछे पुलिस खड़ी हुई थी, दिखाई दे रही थी। एक वो तस्वीर है। एक दूसरी तस्वीर है कि एक मुसलमान लड़के को जो मारा जा रहा है, उसका लहूलुहान है, वो गिरा हुआ है, वो बिल्कुल घुटनों के बल। ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं जाके। तो ये सब अब आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो नोटिस ले रहा है, उसे नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो फिर ये बात किसी भी दिन यूएनओ वगैरह में भी पहुंच सकती है। हम उसे रोक नहीं पाएंगे, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो दोस्तों, आज बात यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़। और एक बात फिर अर्ज़ करते हैं, फिर विनती कर दें, आप हमारे वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अगर थोड़ी सी तकलीफ़ उठाकर उसे YouTube पर सब्सक्राइब कर दीजिए तो हमारी बड़ी मदद होगी। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं।